गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे। उसमें जो टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हम ये देखेंगे। जैसे आर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में बताया कि जब हम किसी धारावाही चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक फैराडे के मन में भी एक विचार आया कि अगर जब किसी धारावाही चालक के अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि जिससे क्या हो जाए कि धारा उत्पन्न हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जो इसमें दिखाई दे रहा है फिगर में, कि अगर विद्युत धारा किसी चालक तार में प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए 1831 में उन्होंने एक प्रयोग किया जो इसमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक कुंडली ली और एक चुंबक लिया। कुंडली की तरफ जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, अगर हम कुंडली का जैसे उत्तरीय ध्रुव लिए हैं और कुंडली की तरफ उसको लेके आ रहे हैं, एक कुंडली दिखाई दे रही है फिगर में आपको, और दूसरा क्या है, धारा मापी हमने लगाया है। धारा मापी कैसे देता है, जैसे ही अगर इसके अंदर धारा उत्पन्न होगी तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक चुंबक ले लिया, एक कुंडली और एक धारा मापी से हमने क्या किया, कुंडली को जोड़ दिया है और कुंडली के सामने नजदीक इसको लेके जा रहे हैं चुंबक को। दंड चुंबक है, प्रबल चुंबक है, जिसको हम उसको गति करा रहे हैं। तो गति कराते ही क्या हो गया कि जो धारा मापी की जो सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें धारा उत्पन्न हो गई। और जैसा ये एन ध्रुव है तो इसको नजदीक ले जा रहे हैं, तो कुंडली के तरफ भी क्या हो गया, कुंडली में भी अगर जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, जो एन ध्रुव है एन ध्रुव बन जाता है। दूसरे प्रयोग में क्या किया गया है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि अगर चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जाने पर क्या हो गया कि कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा, लेकिन अब उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और जैसे ये ध्रुव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ध्रुव बन जाता है और इसकी दिशा विपरीत हो जाती है, बाईं तरफ हो जाएगा, इसमें दाईं तरफ जा रही थी। अगर इसी प्रकार अब क्या किया गया, अगले प्रयोग में उन्होंने किया कि अब चुंबक का क्या कर दिया, एस ध्रुव कुंडली के पास ले गए। एस ध्रुव ले जाने से क्या हुआ, यहाँ पर एस ध्रुव ही बनेगा और यहाँ पर एन। तो जैसे ही कुंडली को हम एस ध्रुव को कुंडली के नजदीक गति कराते हैं तो इसमें विक्षेप होता है, लेकिन जो पहले ए वाले में जो कुंडली में विक्षेप दाईं तरफ हो रहा था, इसमें विक्षेप बाईं तरफ होगा। और अगर हम क्या करते हैं, एस ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो भी इसमें विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में विक्षेप होगा और यहाँ पर कुंडली पर एन ध्रुव बन जाता है। तो इससे पता चला कि जैसे अगर कुंडली क्या है, अगर चुंबक गतिशील है जब तक इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा ये धारा प्रवाहित नहीं होगी। दूसरा ये भी है कि अगर हम चुंबक को स्थिर रख दे, कुंडली को गतिशील कराएं तो भी इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि जब हम कुंडली के सापेक्ष चुंबक को गतिशील कराते हैं तो एक इसमें प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रवाहित हो जाती है। तो चुंबक अथवा कुंडली जितनी तेजी से चलाया जाता है उसमें उतनी तेजी से धारा उत्पन्न विक्षेप होता है या उतनी ही धारा अधिक प्रबल होती है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है या कुंडली के भीतर नर्म लोहे का तार लगा दिया जाता है तो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, अधिक धारा प्रबल हो जाती है। तो ये था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा कि जब हम कुंडली के पास अगर क्या करते हैं, अगर चुंबक से गतिशील कराते हैं और उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो वो घटना हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसकी एक और परिभाषा है जो भी बताएंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग हो गया। अब फैराडे के प्रयोगों की व्याख्या। फैराडे ने क्या किया कि इसका प्रयोग किया और उन्होंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के आधार पर कुंडली को किसी चुंबक से कुछ दूरी पर रखकर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को एक निश्चित संख्या में कुंडली से होकर गुजरती है तो चुंबक तथा कुंडली में से किसी एक को चलाने से कुंडली से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। जो उसमें फ्लक्स रेखाएं हैं उसमें क्या होगा, अगर जब हम कुंडली या जैसे अभी आपने प्रयोग में देखा था कि जो कुंडली थी, कुंडली या चुंबक में हम गतिशील कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या होता है, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने से उसमें एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और तथा धारा जो है एक प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे फ्लक्स है, फ्लक्स क्या चीज होगा, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कोई भी एकांक क्षेत्रफल है जिसमें से क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा, जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि अगर ये कोई ये मान लीजिए ये क्षेत्रफल हो गया एकांक, अब यहाँ से जितनी ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इस एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो आएगा, अब परिभाषा जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर इसे फैराडे ने इसकी खोज की थी तो ये परिभाषा हो जाएगी। क्या हो गई परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, ये भी कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं या विद्युत चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक प्रयोग और है इसमें, अगर हमने क्या किया कि दो कुंडली ले ली, दोनों कुंडली को पास पास ले आए, इसको हमने क्या कर दिया, एक धारा मापी से जोड़ दिया। और दूसरे वाले को हम बैटरी से जोड़ देते हैं।
तो दो कुंडलियां हमने लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक कुंडली को हम धारामापी से जोड़ देते हैं, दूसरी को बैटरी से जोड़ देते हैं, दूसरी कुंडली को पहली कुंडली के सापेक्ष रख देते हैं। जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाए। जैसे धारा जाएगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होगा, जब दूसरी कुंडली में जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली के कारण इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाती है और विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही अगर हम इसको बंद करते हैं तो इसमें की धारा कम हो जाएगी, फिर इसमें धारा आ जाती है। तो इस तरह से ये आपने देखा प्रयोग कि जब कुंजी को दबाकर पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो बताया, और इस क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं दूसरी कुंडली से गुजरती हैं। इस प्रकार कुंजी दबाने पर दूसरी कुंडली में जब हम ऑफ कर देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है और एक निश्चित मान बढ़ता है। चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और धारा इसमें प्रवाहित हो जाती है। अब आता है प्रेरित धारा की दिशा। इसके बाद है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की दिशा या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का पढ़ चुके हैं, दाएं हाथ का नियम पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जैसे हमने पढ़ा था बाएं हाथ का नियम, ये धारा थी, ये चुंबकीय क्षेत्र थी और ये इस पर लगने वाला बल था। अब इसमें क्या हो जाएगा, बाएं हाथ पर जो नियम था वो विद्युत मोटर के लिए था, विद्युत मोटर इस पर काम करती थी और बायां हाथ जो था वो विद्युत मोटर इस पर कार्य करती है और दाएं हाथ इस तरह से हम कर देंगे अंगूठा। तो इसमें ये क्या हो गई, प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये चालक की गति की दिशा को दिखाता है। तो चालक की गति की दिशा अगर ऊपर की तरफ होगी और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो जैसे बाएं हाथ का नियम था ठीक उसी तरह से दाएं हाथ का नियम है कि यदि क्या हो जाए, दाएं हाथ का अंगूठा चालक की गति को बताता है और जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के नजदीक वाली जो उंगली है, वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। वो इस तरह से दिशा हो जाएगी। ये उंगली अगर आप बना सकते हो तो उंगली की तरह बना लीजिएगा। ये इस तरह से हो गए, ये सब एक दूसरे के क्या होगा, 90 डिग्री के कोण पर रहती है। चुंबकीय चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, और अगर हम क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह से जैसे हम बना के दिखा रहे हैं, अगर हम फैलाते हैं तो जो उंगली है, अंगूठा है, वो चालक की गति की दिशा को बताता है और जो अंगूठे के नजदीक वाली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है और बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। ये प्रेरित धारा इधर से दिशा, इस तरह से धारा निकल रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये दिखा रहा है। यहाँ से ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और ये यहाँ पर आपका अंगूठा जो है चालक की
गति को दिखाता है। तो जो हमने ये बताया यही नियम आपको लिखना है। क्या लिखना है कि जो हमारा अंगूठा है वो क्या बताता है, अगर हम उंगलियों को इस तरह से बताएं कि वो एक दूसरे के क्या हो जाए 90 डिग्री पर है, तो अंगूठा जो है चालक की गति, अंगूठे के नजदीक वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा को दिखाता है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से करिएगा, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।